दलाई लामा के जीवन से 5 बड़े सबक। शत्रुता को खत्म करो, शत्रु को नहीं। दया और उदारता हमेशा काम आती है। सामान्य तौर पर विश्व में क्या होता है, सताए और भगाए हुए लोग या तो पीड़ित करने वाली सत्ता के लिए हिंसावादी बन जाते हैं, या वैसा ना कर सके तो विभिन्न मंचों से उनके खिलाफ जहर तो उगलते ही रहते हैं। ऐसे में यदि मैं आपसे कहूं कि एक ऐसे व्यक्ति भी हैं जो उनकी और उनके लोगों की जमीन पर कब्जा करने वालों के प्रति भी सद्भावना रखते हैं, अपनी आवाज उठाते हैं लेकिन विरोधी को बुरा नहीं कहते, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? शायद महामानव। आज हम बात करेंगे एक ऐसी व्यक्ति की जिन्हें चीनी कम्युनिस्ट सरकार के हमलों के चलते अपनी राजधानी छोड़ भारत में शरण लेनी पड़ी। फिर भी उनके मन में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, तथा जो लाखों तिब्बती लोगों की आवाज है। वर्ष 1959 एक ग्रह के लिए साधारण, किंतु इस पर रहने वाले मेरे और आप जैसे लोगों के लिए चांद पर पहुंचने वाले सबसे पहले यान लूना फर्स्ट और कालजयी फिल्म बेनहर को ऑस्कर मिलने का साल। साम्यवाद और उसका फैलाव। 19वीं शताब्दी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान मजदूर वर्ग के दमन, शोषण और असंतोष से जन्मी क्लासलेस सोसाइटी बनाने की विचारधारा ही कम्युनिज्म के रूप में बड़ी होती गई। इस तारतम्य में अनेक बातें होती गईं। 1959 का मार्च महीना। भारत तथा नेपाल की ओर से हिमालय को देखें तो काराकोरम रेंज के दूसरी ओर एक बड़ा ऊंचा पठारी इलाका, जो उत्तर में कुनलुन पर्वतों और दक्षिण में हिमालय से घिरा है। पश्चिम में नेपाल और भारत के हिमालय पर्वत हैं, तो पूर्व में चीन के उन्नान, सिचुएन, क्विंघाई और जिनजियांग प्रांत। पामीर के अलावा विश्व की मात्र एक और छत बर्फ प्रदेश, वह स्थान जो सदियों से अपने राजा महाराजाओं के शासन में स्वतंत्र रहा, जहां भारत से पहुंचा बौद्ध धर्म शांति से फला फूला और पनपा, तथा जहां के बौद्ध धर्म गुरुओं को हम लामा के नाम से जानते हैं। तिब्बत की फॉरबिडन और मिस्टीरियस भूमि। दरअसल 1949 में चीन में कम्युनिस्ट शासन की शुरुआत के बाद 1950 में ही तिब्बत पर हमला कर उसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करवा चीन में मिला लिया गया था। कहने को कुछ ऑटोनॉमस अधिकार थे। कईयों ने एग्रीमेंट को तिब्बत के मॉडर्नाइजेशन की तरह देखा और कईयों ने कल्चरल रूट्स पर हमले की तरह। खैर, साल बीतते रहे। 1959 के शुरुआती महीनों में तिब्बत में यह अफवाह फैल गई कि चीनी कम्युनिस्ट सरकार पोटाला पैलेस लहासा, जो तिब्बत धर्मगुरुओं के रहने की आधिकारिक जगह थी, उसे 14वें दलाई लामा का अपहरण कर उन्हें बीजिंग ले जाना चाहती है। इस कारण लहासा में चीनी शासक के खिलाफ आवाज तेज हुई, लेकिन अधिकतर शांतिपूर्ण तरीके से धरनों और प्रदर्शन द्वारा। हालांकि कई जगह चीनी झंडे और सिंबल्स को जलाया गया और चीनियों से तिब्बत की भूमि छोड़ने के लिए कहा गया। बदले में चीनी शासन ने सेना की तादाद और बढ़ा दी। दलाई लामा को ले जाए जाने से रोकने के लिए हजारों की संख्या में आए तिब्बतियों ने पोटाला पैलेस को चारों ओर से घेर लिया। इसी भागदौड़ के बीच अंधेरे का फायदा उठाते हुए 14वें दलाई लामा सैनिक वर्दी पहन पोटाला पैलेस से भागने में सफल हुए। उन्होंने भारत में शरण ली, जहां से वे आज तक तिब्बत की निर्वासित गवर्नमेंट चलाते हैं। इस कारण लहासा में चीनी शासक के खिलाफ आवाज तेज हुई, लेकिन अधिकतर शांतिपूर्ण तरीके से धरनों और प्रदर्शन द्वारा। हालांकि कई जगह चीनी झंडे और सिंबल्स को जलाया गया और चीनियों से तिब्बत की भूमि छोड़ने के लिए कहा गया। बदले में चीनी शासन ने सेना की तादाद और बढ़ा दी।